यूरोप से लेकर अमेरिका और मिडल ईस्ट तक इस वक्त हालात बेहद गंभीर और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और जो फैसले अभी लिए जा रहे हैं उनका असर आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के उस बड़े फैसले की जिसने ईरान के साथ तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यूरोपियन यूनियन ने ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यूरोपीय संघ की टॉप डिप्लोमेट काजा कलास ने साफ कहा है कि जो दमन ईरान में प्रदर्शनकारियों पर किया गया है वो बिना जवाब के नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा है कि IRGC को अब अल कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के बराबर रखा गया है, यानी यूरोप अब IRGC को सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि आतंक फैलाने वाली ताकत मान रहा है। इस फैसले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे एक ड्रामा और बड़ी रणनीतिक गलती बताया और कहा कि ईरान आग बुझाने की जगह आग में घी डाल रहा है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि दिसंबर और जनवरी में हुए प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों को सुरक्षा बलों ने मार डाला, जिसमें IRGC की बड़ी भूमिका रही है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इसे ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे खतरनाक दमन बताया है और कहा है कि इन अपराधों को सजा के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। खास बात यह है कि फ्रांस पहले इस फैसले को लेकर कुछ झिझक रहा था क्योंकि डर था कि इससे ईरान से कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, लेकिन इटली के नेतृत्व में दबाव बढ़ा और आखिरकार फ्रांस भी पीछे नहीं हटा। यूरोप ने साथ ही ईरान के कई बड़े अधिकारियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिनमें गृह मंत्री, जनरल और जज इसमें सभी शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कुचलने में भूमिका निभाई है। आतंकी सूची में आने के बाद IRGC से जुड़े लोगों की संपत्तियां फ्रीज होंगी और यात्रा पर रोक लगेगी। आपको समझना होगा कि IRGC कोई छोटी ताकत नहीं है। इसे 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद बनाया गया था और इसके पास जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों की ताकत है। इसके करीब 2 लाख जवान हैं और ये ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को भी संभालता है। यही नहीं, IRGC देश के अंदर बसीज नाम की पैरामिलिट्री फोर्स को भी कंट्रोल करता है, जो विरोध को दबाने में इस्तेमाल होती रही है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पहले ही IRGC को आतंकी संगठन मान चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन ने अब तक ऐसा नहीं किया है। इसी फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि एक विशाल अरमांडा यानी बहुत बड़ा अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी अगुवाई USS अब्राहम लिंकन कर रहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के पास अब वक्त बहुत कम है। अगर उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील नहीं की तो अगला हमला पिछले साल से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। जवाब में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सेना ट्रिगर पर उंगली रखकर तैयार है और किसी भी हमले का जवाब और ज़मीन और समुद्र से तुरंत देने के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और उसने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी इसे मानने को तैयार ही नहीं है। ट्रंप ने पहले कहा था कि वे प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आएंगे और फिर दावा किया कि उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि फांसी और हत्याएं रोक दी गई हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठनों की तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। अमेरिका की HRAN एजेंसी के मुताबिक अब तक 6300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर प्रदर्शनकारी हैं और 17,000 से ज़्यादा मौतों की जांच अभी बाकी है। नॉर्वे की संस्था IHR का कहना है कि असली आंकड़ा 25,000 से भी ज़्यादा हो सकता है, जबकि ईरानी सरकार कहती है कि करीब 3100 लोग मारे गए हैं। उनमें ज़्यादातर सुरक्षा बल के लोग थे। अब ट्रंप का फोकस फिर से न्यूक्लियर डील पर आ गया है। उन्होंने साफ लिखा है कि कोई परमाणु हथियार नहीं और ईरान को बातचीत की मेज पर आना ही होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ये सैन्य ताकत वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की गई ताकत से भी और ज़्यादा बड़ी है और ज़रूरत पड़ी तो तेज़ी और हिंसा दोनों के साथ मिशन पूरा किया जाएगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने साफ अल्फाजों में कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव और धमकी में नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रंप जंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे ख़त्म कैसे करेंगे ये उनके हाथ में नहीं है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरानी शासन इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है। उसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है और जनता सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी सैन्य तैनाती सिर्फ सुरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही हैं। बीबीसी वेरीफाई के मुताबिक जॉर्डन, कतर, बहरीन और हिंद महासागर तक अमेरिकी फाइटर जेट, ड्रोन, जासूसी विमान और ईंधन भरने वाले जहाज लगातार पहुंच रहे हैं। कम से कम 15 फाइटर जेट जॉर्डन पहुंच चुके हैं। बहरीन में मिसाइल डिस्ट्रॉयर पहले से मौजूद है और यूएसएस अब्राहम लिंकन पूरी ताकत के साथ मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। इस जवाब में ईरान ने भी अपने ड्रोन कैरियर जहाज IRIS शहीद बाघेरी को तट के पास तैनात कर दिया है, यानी दोनों तरफ पूरी तैयारी है। आपको याद दिला दें कि 2015 की न्यूक्लियर डील में ईरान को यूरेनियम संवर्धन की सख्त सीमाएं माननी थी, लेकिन ट्रंप ने 2018 में इस डील से बाहर निकलकर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। जवाब में ईरान ने संवर्धन बढ़ा दिया और पिछले साल अमेरिका ने फर्दो, इस्फहान, नतांज पर हमला किया। ईरान ने इसके जवाब में कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी थी, जिसे ट्रंप ने कमज़ोर हमला बताया। अब कुल मिलाकर हालात ये हैं कि यूरोप ने IRGC को आतंकी घोषित कर दिया है। अमेरिका युद्ध की धमकी दे रहा है। ईरान अंदर से आर्थिक संकट और प्रदर्शनों से जूझ रहा है और बाहर से सैन्य घेराबंदी का सामना कर रहा है। सवाल यही है कि क्या ये सब दबाव बनाकर ईरान को झुकाने की एक रणनीति है, या फिर दुनिया एक नई और बेहद खतरनाक जंग की तरफ बढ़ रही है। आने वाले कुछ दिन बताएंगे कि ये कहानी बातचीत पर खत्म होगी या तबाही पर। इस फैसले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे एक ड्रामा और बड़ी रणनीतिक गलती बताया और कहा कि ईरान आग बुझाने की जगह आग में घी डाल रहा है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि दिसंबर और जनवरी में हुए प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों को सुरक्षा बलों ने मार डाला, जिसमें IRGC की बड़ी भूमिका रही है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इसे ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे खतरनाक दमन बताया है और कहा है कि इन अपराधों को सजा के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। खास बात यह है कि फ्रांस पहले इस फैसले को लेकर कुछ झिझक रहा था, क्योंकि डर था कि इससे ईरान से कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, लेकिन इटली के नेतृत्व में दबाव बढ़ा और आखिरकार फ्रांस भी पीछे नहीं हटा। यूरोप ने साथ ही ईरान के कई बड़े अधिकारियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिनमें गृह मंत्री, जनरल और जज इसमें सभी शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कुचलने में भूमिका निभाई है। आतंकी सूची में आने के बाद IRGC से जुड़े लोगों की संपत्तियां फ्रीज होंगी और यात्रा पर रोक लगेगी। आपको समझना होगा कि IRGC कोई छोटी ताकत नहीं है। इसे 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद बनाया गया था और इसके पास जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों की ताकत है। इसके करीब 2 लाख जवान हैं और ये ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को भी संभालता है। यही नहीं, IRGC देश के अंदर बसीज नाम की पैरामिलिट्री फोर्स को भी कंट्रोल करता है, जो विरोध को दबाने में इस्तेमाल होती रही है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पहले ही IRGC को आतंकी संगठन मान चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन ने अब तक ऐसा नहीं किया है। इसी फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि एक विशाल अरमांडा यानी बहुत बड़ा अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी अगुवाई USS अब्राहम लिंकन कर रहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के पास अब वक्त बहुत कम है। अगर उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील नहीं की तो अगला हमला पिछले साल से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। जवाब में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सेना ट्रिगर पर उंगली रखकर तैयार है और किसी भी हमले का जवाब और ज़मीन और समुद्र से तुरंत देने के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और उसने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी इसे मानने को तैयार ही नहीं है। ट्रंप ने पहले कहा था कि वे प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आएंगे और फिर दावा किया कि उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि फांसी और हत्याएं रोक दी गई हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठनों की तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। अमेरिका की HRAN एजेंसी के मुताबिक अब तक 6300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर प्रदर्शनकारी हैं और 17,000 से ज़्यादा मौतों की जांच अभी बाकी है।
नॉर्वे की संस्था IHR का कहना है कि असली आंकड़ा 25,000 से भी ज़्यादा हो सकता है, जबकि ईरानी सरकार कहती है कि करीब 3100 लोग मारे गए हैं। उनमें ज़्यादातर सुरक्षा बल के लोग थे। अब ट्रंप का फोकस फिर से न्यूक्लियर डील पर आ गया है। उन्होंने साफ लिखा है कि कोई परमाणु हथियार नहीं और ईरान को बातचीत की मेज पर आना ही होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ये सैन्य ताकत वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की गई ताकत से भी और ज़्यादा बड़ी है और ज़रूरत पड़ी तो तेज़ी और हिंसा दोनों के साथ मिशन पूरा किया जाएगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने साफ अल्फाजों में कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव और धमकी में नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रंप जंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे ख़त्म कैसे करेंगे ये उनके हाथ में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरानी शासन इस वक्त सबसे कमज़ोर स्थिति में है। उसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है और जनता सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी सैन्य तैनाती सिर्फ सुरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही हैं। BBC वेरीफाई के मुताबिक जॉर्डन, कतर, बहरीन और हिंद महासागर तक अमेरिकी फाइटर जेट, ड्रोन, जासूसी विमान और ईंधन भरने वाले जहाज लगातार पहुंच रहे हैं। कम से कम 15 फाइटर जेट जॉर्डन पहुंच चुके हैं। बहरीन में मिसाइल डिस्ट्रॉयर पहले से मौजूद है और USS अब्राहम लिंकन पूरी ताकत के साथ मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। इस जवाब में ईरान ने भी अपने ड्रोन कैरियर जहाज IRIS शहीद बाघेरी को तट के पास तैनात कर दिया है, यानी दोनों तरफ पूरी तैयारी है। आपको याद दिला दें कि 2015 की न्यूक्लियर डील में ईरान को यूरेनियम संवर्धन की सख्त सीमाएं माननी थी, लेकिन ट्रंप ने 2018 में इस डील से बाहर निकलकर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। जवाब में ईरान ने संवर्धन बढ़ा दिया और पिछले साल अमेरिका ने फर्दो, इस्फहान, नतांज पर हमला किया। ईरान ने इसके जवाब में कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी थी, जिसे ट्रंप ने कमज़ोर हमला बताया। अब कुल मिलाकर हालात ये हैं कि यूरोप ने IRGC को आतंकी घोषित कर दिया है। अमेरिका युद्ध की धमकी दे रहा है। ईरान अंदर से आर्थिक संकट और प्रदर्शनों से जूझ रहा है और बाहर से सैन्य घेराबंदी का सामना कर रहा है। सवाल यही है कि क्या ये सब दबाव बनाकर ईरान को झुकाने की एक रणनीति है, या फिर दुनिया एक नई और बेहद खतरनाक जंग की तरफ बढ़ रही है। आने वाले कुछ दिन बताएंगे कि ये कहानी बातचीत पर ख़त्म होगी या तबाही पर।